अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। आज 9 मार्च 2022 है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस वक्त जितनी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स हैं अभी तक की, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में उन अपडेट्स से मुतल्लिक आपको आगाह करूंगा, साथ अपना एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट जो है पिछले 8-10 घंटों से थोड़ी बुलिश है। क्यों बुलिश है, वो कुछ अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स हो रही हैं, मैं चाहता हूं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन का इजहार करूं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूं, आप सब पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, बाहर हैं, उर्दू स्पीकिंग है और वो पाकिस्तानी निजात है, उनका इन अपडेट्स में बिला वास्ता या बिल वास्ता लाजमी कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। तो मैं चाहता हूं मैं अपनी ओपिनियन का इजहार करूं। देखें, मैं ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं मुझे सहाफ़त जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हुए। मैंने अपने सारे कैरियर में एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है अवाम से। जब भी कोई नई हुकूमत आती है और अच्छी खासी जो पाकिस्तानी हैं वो उम्मीदें लगा के उसको वोट कास्ट करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, लेकिन वो हुकूमत जैसे ही 2.5 से 3 साल निकालती है, हम अवाम जो है उससे बेजार होना शुरू हो जाते हैं। और ये बेजारी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे ही 2.5 साल 3 साल का अरसा गुजरता जाता है, हम जो है बेजार होना शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब से मुशर्रफ ने मीडिया को प्राइवेटाइज किया है। और उसके बाद मीडिया जो है एक अच्छा खासा, गो के ऑलरेडी जो मीडिया है किसी भी सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, लेकिन जब से हमारे मुल्क में मीडिया प्राइवेटाइज हुआ है, इसकी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो मीडिया की आवाम की रायमा हमवार करने में किसी भी एक ख़ास पार्टी, जमात, हुकूमत उसके ख़िलाफ़ या उसके फेवर में करने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। और ये किरदार जो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब जो करंट सूरत हाल है, इस करंट सूरत हाल का जायजा ले तो इस वक्त आवाम बेजार है इमरान खान और कहती है कि किसी तरीके से इससे जान छूटे। मैं सिर्फ कहना ये आप दोस्तों से चाहता हूं कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जब तक हम ये उम्मीद लगाना नहीं छोड़ेंगे कि हमारा हुक्मरान जो है कोई जादूगर आए और वो जादू के ज़रिए सारे हमारे जो मुआशरती मसाइल हैं, जो हमारे मुआशी मसाइल हैं, जो हमारे दीगर मसाइल हैं, उनको एक छड़ी के ज़रिए बस उसको सॉल्व कर दे, जब तक हम ये तौक़ात लगाना नहीं छोड़ेंगे, तो ये जो हमारा रवैया है कि हम हर 2-2.5 साल बाद नए हुक्मरानों की तलाश में जाते हैं, और वो नए हुक्मरान भी नए नहीं होते, उनको हम पीछे से आजमाए हुए। आजकल किसकी बातचीत चल रही है? मियाँ बरादरान की। और ये वही हैं जिनसे बेजार होकर हमने खान को वोट दिया था। और हम लोग, और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, आप ये मेरी वीडियो नोट कर लीजिएगा, ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। जैसे ही अगर शरीफ खानदान की हुकूमत आ जाती है तो उसके बाद हम 2-2.5 साल, बस इतना हमारा स्टेमिना है, हम इतना ही बर्दाश्त करते हैं। इस वजह से क्योंकि हमारी तौक़ात अनरियलिस्टिक हैं। हम जो ऐसी चीज़ों की तवक्कुआत कर रहे होते हैं, हम रियल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारी नज़र नहीं होती। तो मैं चाहता हूं आप सब मिलकर ज़रा अपने आप को थोड़ा पॉलिटिकली मैच्योर करें। जो खान ने इस वक्त किया है इंतहाई डैमेजिंग है हमारी कंट्री के लिए। ख़ुसूसन ये सारी दुनिया में इस यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन है, उस वजह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और ख़ान ने सिर्फ पॉपुलर डिसीजन लेने के लिए कि जो अवामी सतह पर उनकी गैर मकबूलियत बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए या रिवर्स करने के लिए खान ने ये जो फैसला लिया है कि पेट्रोल पे 10 रुपये कम और बिजली पे 5 रुपये कम, ये जो फैसला लिया है इसका हमारे कौमी सतह के ऊपर बहुत नुकसान होगा। लेकिन आम बंदा जो बेचारा है उसको इससे लाजमी कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। खैर, इसमें मैसेज मेरा आपको यह है कि प्लीज़ अपने आप को साथ साथ दीगर जो मामलात कर रहे होते हैं उनके साथ साथ अपने आप को पॉलिटिकली भी, सियासी तौर पर भी बाशऊर रखें और उन लोगों को कतन वोट ना दें। देखिए, खान के अंदर लाख खराबी है। उसके साथ मसला क्या हुआ? उसके साथ मसला ये हुआ, एक तो उसको ऐसी इकोनॉमी मिली जो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने वाली थी। उसके बाद इनएक्सपीरियंस, नो डाउट, खान जो है हुकूमत फर्स्ट टाइम वो इक़्तिदार में आया, खुद बराह रास्त इक़्तिदार में आया, इनएक्सपीरियंस भी लाजमी। दूसरा, कोविड जैसी हुआ है मार्च 2020 से उसकी जो है सारी उसको परेशानी रही। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो बैनुल अक़वाम, हमारी सारी इकोनॉमी इंपोर्टेड इकोनॉमी है, तो कोई भी बंदा जादूगर आके एकदम हमारे सारे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने इस मुल्क में तब्दीली लानी है तो मेरा मानना यह है कि हमें हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर फोकस करें कि ब्यूरोक्रेसी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे सियासी हुक्मरान जो है वो सिर्फ फैसला साजी करते हैं, एग्जीक्यूशन सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी करती है। तो जब तक
हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आएंगी, जब तक कि हमारी जो एग्जेक्टिव है उसके नीचे काम करने वाली सारी मशीनरी है उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क की मसाइल इसी तरह रहेंगे। मैं बस यही इतना ही कहूँगा। इसके अलावा मार्केट की तरफ जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि जो मोनेरो है उसकी प्राइस अच्छी खासी पंप कर रही है। हालांकि मोनेरो जो है ये एक प्राइवेसी फोकस्ड कॉइन है, और आपको पता है कि रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाई गई तो उसके बाद एक तरह की ये बातें करनी, मार्केट में ये बातें होना शुरू हो गई कि यार रशिया जो है इसको, ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन दुनिया लगा रही है इसको अवॉइड कर सकता है। तो उसके लिए फिर काउंटर स्टेटमेंट ये आना शुरू हो गई कि भाई कैसे अवॉइड कर सकता है। बीटीसी या जिस तरह की जितने भी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर उनके जरिए रशिया जो है अपनी इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट करना शुरू करेगा, वो तो सारी पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसको भी यूं तासुर दिया गया कि वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए नेक्स्ट जो फोकस था वो था कि शायद रशिया ऐसी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करे जो कि प्राइवेसी बेस्ड हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन का डाटा जो है वो इतनी जल्दी ट्रेस आउट नहीं किया जा सकता। तो उस तरह ये जो मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसीज है उनका उसके अंदर से पोटेंशियल निकला। शायद ये एक वजह है कि जो प्राइवेसी बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस जो है, मोनेरो जैसे कॉइन जो है उनकी प्राइसेस इस वक्त आपको अप्रिशिएट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन खैर मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की जो लिस्ट है उसमें सिर्फ मोनेरो शामिल है, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 27% आपको पंप करती नजर आ रही है। इसके अलावा लूना के टोकन भी जो है, टेरा इकोसिस्टम का टोकन जो है लूना, उसकी प्राइस भी पंप कर रही है। ये जैसे ही 100 पे जाना है, मैंने तो मार्केट से इस लूना जितने मेरे पास है उसको कैश आउट करवा के अब नेक्स्ट बिग क्रैश का मैंने वेट करना है। जैसे ही लूना फिर नीचे जाएगा, अभी ये $50 तक गया था लेकिन मैंने सेल आउट नहीं था किया। अभी मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी है। मुमकिन है इसे ऊपर चले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट अगर नीचे क्रैश करेगी तो मैं नीचे से बाय कर लूंगा। अगर मार्केट क्रैश नहीं करती है, मार्केट ऊपर ही जाती है, तो ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं, वो प्रॉफिट में अपना कैश आउट करवा लूंगा। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट बीटीसी आप देख रहे हैं कि बीटीसी वो अपनी जो रेंज थी 39,000 $40,000 की, उसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। और नेक्स्ट उसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,000 45,000 की, ये वो रेंज है जिसने बीटीसी ने जिसको ब्रेक करना है तो बीटीसी ने ऊपर जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मार्केट में एकदम क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। देखें, कल मैंने आपको बताया कि बाइडन इंतजामिया ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना है और मार्केट में अच्छी खासी फंड है इस हवाले से। तो इसको बेस बना के मैंने आपको ये ओपिनियन दी कि शायद क्रिप्टो मार्केट इस हफ्ते में हाईली वोलाटाइल हो, तो आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो वेरी केयरफुली करनी है। इसी तरह की जो परसेप्शन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सेम अंडरस्टैंडिंग ये रॉबर्ट कियोसाकी, आप में से कुछ लोग इनको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी एक मशहूर बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके ये ऑथर हैं और ये बहुत प्रोपोनेंट थे बिटकॉइन के। लेकिन कल इन्होंने ट्वीट की, इन्होंने कहा बाय बाय बिटकॉइन। क्यों इन्होंने कहा बाय बाय बीटीसी? इनकी नजर में जो बाइडन इंतजामिया है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू करेगी। उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इस तरह का माहौल अमेरिका में बनाया जाएगा जिससे क्रिप्टो मार्केट जो है या उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी, और उस वजह से मार्केट जो है, मार्केट थोड़ा सा टेंशन में आएगी तो मार्केट क्रैश करेगी। इनकी नज़र में क्रिप्टो मार्केट यानी बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ऐसा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जिस एग्जेक्टिव ऑर्डर को बुनियाद बना के रॉबर्ट कियोसाकी या मेरी कल की आपने जो एनालिसिस देखा, उसका जो इनसाइडर्स थे वो बिल्कुल गलत जो रिपोर्ट हुआ। इनकी जो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, जेनेट येलन इनका नाम है, इनकी कल की जो स्टेटमेंट है जो इन्होंने प्रेसिडेंट के जो डिपार्टमेंट को पेश किया, वो स्टेटमेंट कल लीक हो गई है। गो के जैसे लीक हुई है फौरन जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है उन्होंने वो स्टेटमेंट जो है वहां से डिलीट कर दी। लेकिन जो जानने वाले हैं उनको पता कैसे रिट्रीव करना है। ये देखें, इस आर्काइव के जरिए कल की स्टेटमेंट को मैंने यहां से ट्रेस आउट करवाया। अच्छा, स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट बाय द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जेनेट येलन ऑन प्रेसिडेंट बाइडन एग्जेक्टिव ऑर्डर ऑन डिजिटल एसेट्स। अब स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव है, जिस वजह से शायद मार्केट इस स्टेटमेंट की वजह से थोड़ी बुलिश है और मजीद शायद ऊपर हो। इट ऑल डिपेंड के ये एग्जेक्टिव ऑर्डर आता कैसे है, वो होपफुली आज या कल तक वो आ जाएगा और उसके बाद सही पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर तो ये जैसे जेनेट येलन की ऑब्जर्वेशन है उसी तरह का एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है तो मार्केट जो है वो बुलिश होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
सिर्फ जेनेट येलन ही जो है वहाँ पे की स्टेक होल्डर नहीं है, उन्हीं का सिर्फ फीडबैक या ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी है, जो दीगर इदारों के अफराद हैं उनकी भी उसमें इनपुट लाजमी होगी। अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन्स हिस्टोरिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉल्स फॉर अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑन डिजिटल एसेट्स पॉलिसी। अब ये कोऑर्डिनेटेड इस वजह से कि जितने अदारे हैं अमेरिका के वो सारे मिलके अपना अपना इनपुट देंगे और उस इनपुट की बुनियाद पे बाइडन अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लॉन्च करेंगे। दिस अप्रोच विल सपोर्ट, अब ये कहते हैं जो सेक्रेटरी हैं उनकी ट्रेजरी की, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा जो कि विल सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, यानी वो ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं करेगा जिसकी वजह से जो इनोवेशन है, यानी क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज की जो मार्केट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मार्केट है, हम उसको मतलब उसको मतलब उसके दरमियान हिंड्रेंस या रुकावटें पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसा करेंगे दैट कुड रिजल्ट इन सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर द नेशन। हम ऐसे मामलात को सेट करेंगे कि जिससे हमारे कौमी मफाद को तकवीयत मिले और कंज्यूमर्स को भी और बिजनेसेस को भी, और बिजनेसेस भी अमेरिका में जो है फले फूले। तो इस स्टेटमेंट को लेके मार्केट जो है अब दोबारा बुलिश है। उसके अलावा अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रेजरी विल पार्टनर विद इंटरजेंसी कोलीग्स टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ मनी एंड पेमेंट सिस्टम्स, यानी जो मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अफराद के साथ मिलकर। और साथ ये क्या कह रहे हैं, we would also convene the financial stability oversight council to evaluate the potential financial stability risk of the assets and assesses whether appropriate safeguards are in place, and because the questions raised by digital assets। दूसरे लफ्जों में ये क्या करेंगे कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो दीगर कंट्रीज की इसी तरह के रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उन सारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स की एक ग्लोबली मिलके एक अप्रोच अपनाई जाएगी, ताकि ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि ग्लोबली इसको अडॉप्ट किया जाए और ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट या इस तरह की इनोवेटिव मार्केट्स के लिए इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा किया जाए कि जिससे आवाम को भी फायदा हो और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनको भी तकवीयत मिले। तो ये वो न्यूज़ थी जिस वजह से आपको थोड़ा सा पंप नजर आ रहा है। दूसरा, ये एक और मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी है। ये एक बैंक है जी, क्रेडिट स्विस नाम का इनका। तो इनके एक की पर्सन है, उनकी कल की स्टेटमेंट, ज़ोल्टान पोजार जो है इज अ ग्लोबल हेड ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट स्ट्रेटजी एट द जायंट इन्वेस्टमेंट बैंक। इनकी कल की स्टेटमेंट जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पे बताई जा रही है। जितने जर्नलिस्ट हैं, क्रिप्टो जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग करने वाले, वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन दिस क्राइसिस, उनकी ओपिनियन यह है कि जब ये क्राइसिस, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस खत्म होगा, द यूएस डॉलर शुड बी वीकर, अमेरिकी डॉलर जो उसकी जो ताकत है, जो ग्लोबल उसकी स्ट्रेंथ है, वो कम होगी, कमजोर होगी। ऑन द फ्लिप साइड, और इसके मुतबादल में जो करेंसीज आएंगी वो कमोडिटीज बेस्ड करेंसीज होंगी, यानी दुनिया जो है ब्रेटन वुड 1 के बाद ब्रेटन वुड 2, और अब इनकी नज़र में ब्रेटन वुड 2 एग्रीमेंट होगा। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1 क्या था, ये मेरा ख्याल है 1944 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दुनिया को कहा गया कि जी हर वो कंट्री जो कि अपना पैसा प्रिंट करना चाहती है वो पीछे से उतना गोल्ड रखे, और जितना उसके पास गोल्ड है उस हिसाब से वो अपना पैसा छाप के अपने मुल्क की मामला चला सकती है। फिर नई डेवलपमेंट हुई, सदर निक्सन ने 1971 में, जो अमेरिकी सदर है, उसने जो पहला मुआहदा किया था, पूरी दुनिया का ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था, उससे उसने सिरे से इनकार कर दिया। उसने कहा जी कि आइंदा से जब हम डॉलर प्रिंट करेंगे तो अमेरिका जो है वो ये नहीं देखेगा कि उसके पीछे गोल्ड के रिजर्व कितने हैं, अमेरिका जितना चाहेगा वो डॉलर जो है वो प्रिंट कर सकता है। तो उस फैसले के बाद गो के डॉलर की अगर ग्लोबली देखी जाए तो इन जो पोजीशन है, जो उसकी वैल्यू है, वो डी बेसमेंट मजीद बढ़ती जा रही है। और जब से कोविड आया उसके बाद तो जो है अच्छा खासा डी बेस हुआ है जो यूएस डॉलर है। हमारा पैसा भी आप देखें पिछले कोविड के बाद अच्छा खासा जो है वो डंप हुआ है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा ख्याल है 178 कि 179 पे ट्रेड हो रहा है। एक पाकिस्तानी डॉलर जो है तकरीबन, एक डॉलर जो है पाकिस्तानी तकरीबन 178-179 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस सेटलमेंट होता है तो डॉलर की जो ग्लोबल हेजमनी है वो कमज़ोर होगी, यूरो की भी जो ग्लोबल हेजमनी है वो कमज़ोर होगी, और उसके बदले जो कमोडिटीज़ को उन्होंने प्रेडिक्ट किया उसमें उन्होंने बीटीसी को भी सरफरिस्त रखा है कि बीटीसी भी शायद
ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही है ये सारी डेवलपमेंट्स बीटीसी की हक में हो। अगर ऐसा होता है तो मार्केट की नब्ज पे हाथ रखने वाले लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाजमी बीटीसी जो है इस धुंध के छट जाने के बाद बीटीसी की प्राइस को वो $1 लाख से ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, एक और कुछ डेवलपमेंट्स है। राइटर की एक रिपोर्ट है जी कि जितने यंग इन्वेस्टर्स हैं वो बीटीसी को के ऊपर जो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कर रहे हैं। यानी जो यंगस्टर्स हैं अब प्रॉफिट टेकिंग के लिए बीटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब वो देख रहे हैं कि बीटीसी जो है वो आने वाले वक्तों में लाजमी अच्छा खासा वैल्यू उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी। अगर अप्रिशिएट होगी तो उनको बेनिफिट होगा, तो उसको वो अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए कि जब वो बूढ़े हों या वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सरमाया सेव करना चाहें तो वो बीटीसी को इस नज़र से देखना शुरू हो गया। तो ये भी एक तरह का बुलिश साइन है जी। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में टॉक की जा रही है। अब सोशल मीडिया पे ये जब से ये बाइडन इंतज़ामिया के एग्जेक्टिव ऑर्डर की एक तरह की इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई है तो उस वक्त से लेके जो मार्केट के एनालिस्ट हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो सबको यही मशवरा दे रहे हैं कि बीटीसी बाय करें और बाय करने के बाद आपने उनको एक्सचेंजेस पे नहीं रखना। अगर आप एक्सचेंजेस पे रखेंगे तो जैसे कॉइनबेस ने रशियंस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया तो इस तरह आपके फंड्स वगैरह भी सेव हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप अपने पर्सनल वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में इस तरह सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्म आलिम ट्रस्ट वॉलेट, आप लिखेंगे तो ये वाली हालिया मेरी वीडियो है जो कि ऑलमोस्ट 29 मिनट की है, लेकिन मैंने आपको इसमें डिटेल आपको बताया कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है, आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर भी मैंने एक सोल्यूशन दिया है, मोबाइल इल्म आलिम मोबाइल, कि आप कैसे अपने किसी पुराने मोबाइल को अपना ये वाला हाउ टू मेक योर ओल्ड मोबाइल अ क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट। तो आपको एक्सचेंजेस में फंड्स रखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें, ये ऑलमोस्ट आप इल्म आलिम मोबाइल लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। तो आपने ये वीडियो भी लाजमी देखनी है। अपने फंड्स को अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नहीं रखना। उसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, चाइनीज पुलिस ने वहाँ पे चाइना पे इलीगल माइनिंग हो रही थी, उनके फार्म्स को सीज किया जिसमें ऑलमोस्ट 190 माइनर्स को उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी तहवील में लिया है। अब मैं ये न्यूज़ आपके साथ क्यों शेयर करना, आपको पता है कि पिछले साल जुलाई में मेरा ख्याल है मई जून जुलाई में चाइना ने क्रिप्टो पे बैन लगाया, तो जितनी माइनिंग का सेटअप था वहाँ से निकल के पूरी दुनिया में फैल गया, जिसमें अमेरिका, कजाकिस्तान, रशिया, ये मेजर वो कंट्रीज थे जिन्होंने चाइना का सारा स्टेक लिया। मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने आप में से ऐसे अफराद जो कि माइनिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि आप भी अपने घर में जो नेट मीटरिंग सिस्टम है वो लगाएं। मैंने अपने घर में नेट मीटरिंग सिस्टम लगाया है। मेरा जो सेटअप है वो है 10 kV का। अब उस सेटअप पे जो मेरा खर्चा आया तकरीबन 12-13 लाख रुपए खर्चा आया। अब मैं इस पर माइनिंग लगाऊंगा, अभी मेरा इरादा है, मैंने लगाया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना माइनिंग का, क्योंकि मेरी जो बिजली का इस्तेमाल है इतना नहीं है, हार्डली जो मुझे बिजली चाहिए गर्मियों में मेरी शायद 6 kV या 7 kV मेरा इस्तेमाल है, जबकि सर्दियों में ये कम हो के तकरीबन पर डे का मेरा जो यूज़ है वो 4 kV, 3 kV, 4 kV है। अब ये जो एक्स्ट्रा बिजली मैं बना रहा हूँ सोलर्स के ज़रिए, उस बिजली वो मेरी वेस्ट हो रही है, तो मैं उसकी बजाय क्यों ना मैं माइनिंग करके तो उससे मज़ीद बेनिफिट उठाऊं। अब इसमें देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या रिस्पॉन्स देती है। मैं आप दोस्तों से कहूँगा कि आप में से जो भी ऐसे अफराद जो कि मेरी तरह लाइक माइंडेड हैं, जिनके पास नेट मीटरिंग का सेटअप है और वो माइनिंग करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपने हुकूमत पाकिस्तान की ग्रिड से बिजली नहीं लेनी है, आपने खुद बिजली प्रोड्यूस करनी है और गवर्नमेंट को ये कहना है कि ये बिजली अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ माइनिंग में तो ये मेरी वेस्ट हो जाएगी, तो मैं वेस्ट की बजाय क्यों ना मैं उसका फाइनेंशियली बेनिफिट लूँ। तो अगर आप लाइक माइंडेड पीपल हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, हम मिलके करेंगे, और अगर हुकूमत की तरफ से कोई आता है तो हम मिलके अदालत जाएंगे और अदालत से पूछेंगे कि वो इस हवाले से हमें क्या हुक्म जारी करती हैं। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप हुकूमत से बिजली नहीं लेते हैं, खुद बिजली प्रोड्यूस करके उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर तो हुकूमत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत करती है तो हमें हमारे लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, हम मिल के जाएंगे और इस हवाले से फाइट करेंगे। अच्छा जी, एक और ब्लॉकचेन टोकन है वेव, जहां आपको पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले आपको ANC जो टोकन है एंकर प्रोटोकॉल का, उसकी प्राइस पंप करती नजर आई। इसके साथ साथ ये एक वेव ब्लॉकचेन है, इथेरियम किलर, जैसे इथेरियम
एक स्मार्ट ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसके ऊपर कई टोकन्स लॉन्च होते हैं। तो इसकी प्राइस भी मैं देख रहा था अच्छी खासी पंप हुई है दो हफ्ते पहले। ये देखें तकरीबन ये वीकली चार्ट है, पिछले 3 हफ्तों से वेव की प्राइस जो $8 से तकरीबन ये 24-25 $24 तक इसकी प्राइस गई है। तो इसकी प्राइस का पंप क्यों है अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक वजह तो यह है कि इनका जो फाउंडर है वो यूक्रेनियन है, शायद उस वजह से भी एक तरह की इस प्राइस को पंप आया हो, ताकि यूक्रेन में जो फंडिंग वगैरह करनी है उसके लिए एक हाइप हो तो इसको मिले। दूसरा, इनका वेव जो है अपना वो प्रोटोकॉल अपग्रेड करना चाह रहे हैं और उस अपग्रेड की वजह से भी इसकी प्राइस पंप हो सकती है। तीसरी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये कि ये अपने इकोसिस्टम के ऊपर मज़ीद टोकन्स लॉन्च करने के लिए गेमिंग डेक्सेस या और जो DeFi टोकन्स वगैरह लॉन्च करने के लिए इन्होंने फंडिंग किया। ये नीचे मैं इनके ब्लॉकचेन को स्टडी कर रहा था, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप खुद लॉन्च करते हैं, ये देखें सो हाउ टू स्टार्ट विद वेव्स, वो कहते हैं कि आप वेव्स ब्लॉकचेन के ऊपर अपना कोई टोकन बिल्ड करें, उसके बाद आप ग्रांट बकायदा हमसे ले सकते हैं, हमसे डोनेशन ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसके बाद आपको ग्रांट हम करेंगे, फिर उसके बाद इंक्यूबेटर हम आप वहाँ से हमारी इंक्यूबेटर में आके फंड रेजिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का यूनिक आइडिया, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो ऊपर गई है। मैंने सोचा अगर आप परेशान है इस हवाले से कि क्यों वेव की प्राइस पंप कर रही है, तो मैं आपको वजूहात बता दूं ताकि आप उसमें से अगर एग्जिट लेना चाहें तो एग्जिट ले लें, अगर आपने एंट्री लेनी है तो एंट्री भी अगर आप लेना चाहें तो ये ऑलमोस्ट इसने लास्ट ईयर जब सारी मार्केट अप्रैल के महीने में ऊपर गई थी तो इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट जो है $41 प्लस थी, और उसके बाद जैसे ही सारी मार्केट पिछले साल क्रैश हुई तो ये भी क्रैश हो गई। उसके बाद दोबारा इसकी प्राइस जो है वो ऊपर नहीं गई है, ऊपर हार्डली 35 पे गई थी। अब फिर वो जो है पिछले हफ्तों, ये देखे कई हफ्तों से ये डंप कर रही थी, अभी एकदम ये जो है पिछले 3 हफ्तों से इसकी प्राइस जो है वो पंप हो रही है। अच्छा जी, ये इथीरियम ये एक वेबसाइट है, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ख़ुसूसन यूट्यूबर्स के लिए जो मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, तो जो मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक वेबसाइट मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप जो मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स हैं, ख़ुसूसन इथीरियम, बाइनांस स्मार्ट चेन, फैंटम, पॉलीगॉन, एवलांच, इनके जो रिच वॉलेट होल्डर्स हैं, जो टॉप होल्डर्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा, उनका आप सारा डाटा वगैरह स्टडी कर सकते हैं। लाइक अभी ये फ़िलहाल इथीरियम के वॉलेट्स हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इथीरियम के जो वेल्स हैं, जो इथीरियम के सरमायादार इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कौन कौन से टोकन होल्ड किए हैं, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इस वक्त जो इथीरियम के 1000 जो ईथ वॉलेट्स हैं, टॉप 1000 वॉलेट्स, उनके पास FTX है तकरीबन 17%, सबसे ज़्यादा उन्होंने FTX का टोकन है FTT, उसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है। उसके बाद शिबा भी होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा माना, ये सारे टोकन्स की एक लिस्ट है जहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा ओके भी, ओके कोइन का जो ओके एक्सचेंज का जो टोकन है ओके भी, वो भी इथीरियम के वेल्स ने होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप दूसरे किसी ब्लॉकचेन के वेल्स को चेक करना चाहें तो यहाँ पे स्विच करें, इथीरियम से आप बाइनांस स्मार्ट चेन पे आएंगे तो इनकी भी सेम आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी। नीचे उनके पास कौन कौन से टोकन है उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे जो इथीरियम के 1000 टॉप वॉलेट्स हैं, उनमें उनके पास सबसे ज़्यादा जो टोकन पड़ा है वो है BTC-B, यानी BTC का रैप्ड वर्जन बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर 21%, ऑलमोस्ट 129 मिलियन जो है उनके पास ये पड़ा है। उसके अलावा USDC है, पोल्काडॉट भी पड़ा हुआ है, मैटिक भी पड़ा हुआ है उनके पास। उसके अलावा ये सारे टोकन है, मोबॉक्स भी पड़ा हुआ है, TRX भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह आपको एक्चुअली ये देखने में पता चलता है कि जो बिग वेल्स हैं कौन कौन से टोकन्स, कौन कौन से कॉइन्स होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।